हेलो दोस्तों, टेट्रालॉजी ऑफ फैलो एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, यानी कि जन्म से होने वाली हार्ट की ऐसी विकृति है जिसमें बच्चे नीले पड़ जाते हैं और ये उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे अच्छी बात इस बीमारी की ये है कि इसको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। यदि सही समय पर बच्चे डॉक्टर के पास आ जाते हैं और हार्ट फेलियर में नहीं जाता है तो ऑपरेशन के बाद रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये बीमारी में हार्ट में एक बड़ा सा छेद होता है जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा राइट साइड की जो नली है जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसका जो वाल्व है या उसके नीचे का जो पोर्शन है जिसे आरवी आउटफ्लो ट्रैक्ट बोलते हैं वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है। और हृदय की जो बड़ी नली है एओर्टा, वो दोनों चेंबर से ब्लड लेती है जिसे ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा बोलते हैं। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है। ये 4 फीचर्स इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। ये बीमारी का सबसे अच्छी बात यह कि सर्जिकली करेक्टेबल है और उसके बाद व्यक्ति की लाइफ लगभग नॉर्मल जैसी हो जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फैलो के पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद, यानी सर्जरी होने के बाद के लाइफस्टाइल के बारे में, और इस तरह के व्यक्तियों को ऑपरेशन के बाद किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, क्या स्पेसिफिक इनके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। कई बार ये होता है कि पेशेंट की सर्जरी तो हो जाती है लेकिन उसके बाद वो फॉलोअप केयर में आना बंद कर देता है, डॉक्टर के पास जाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभार बाद में भी कंडीशन बिगड़ सकती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जो पहले से जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। ये बीमारी ज़्यादातर सर्जिकली करेक्टेबल है और एक बार अगर सर्जरी हो जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स को दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़्यादातर पेशेंट को लाइफ टाइम कोई दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन फिर भी हर केस सेम नहीं होता है। कई बार जो सर्जरी की जाती है उसके रिजल्ट भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते। कई बार क्या होता है कि आप पूरी करेक्टिव सर्जरी नहीं कर पाते, यानी होल को बंद करना और आरवी आउटफ्लो ट्रैक्ट को चौड़ा करना, ये सारी सर्जरी ना कर पाने की वजह से कई बार आप पैलेटिव सर्जरी भी करते हैं जिसे बीटी शंट यानी बेलोटॉक्सिक शंट बोलते हैं। यदि आपको वैसी कोई सर्जरी करनी पड़ती है तो वैसे केस में फिर फॉलोअप के रूल्स अलग होंगे। तो यदि कोई पेशेंट ऐसी गलती करता है कि सर्जरी कराने के बाद वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, फॉलोअप के लिए नहीं जाता है, तो प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा ज़्यादा है। उसको एक तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सर्जरी कौन से टाइप की गई है, छेद को बंद किया गया है या कि नहीं किया गया है, आरवी आउटफ्लो ट्रैक्ट को करेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। और इसके अलावा उसको दोबारा कोई रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है, जो कि पैलिएटिव सर्जरी या बीटी शंट वाले पेशेंट्स में लगता है। बीटी शंट बेसिकली ऐसे केस में तब किया जाता है जब पेशेंट की पूरी करेक्टिव सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो वैसे केस में आप टेम्प्रेरी एक सर्जरी कर देते हो ताकि बच्चा उस एज तक पहुंच सके जब करेक्टिव या फाइनल सर्जरी पॉसिबल हो। और ऐसे केस को रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है, हर 3-4 महीने में इवैल्यूएट करते रहते हैं, इको करते रहते हैं, और फाइनली जब बच्चे की थोड़ी उम्र हो जाती है, हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, तो फाइनल करेक्टिव सर्जरी काफ़ी केसेस में कर दी जाती है। अब ऐसे केसेस में फॉलोअप हर केस में ज़रूरी है, चाहे करेक्टिव सर्जरी हुई है चाहे नहीं। अगर पैलिएटिव सर्जरी हुई है यानी सिर्फ शंट सर्जरी अगर हुई है तो फॉलोअप केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे केस में यदि आप लापरवाही बरतेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो काफ़ी चांसेस ये है कि बाद में आपको पछताना पड़े और कंडीशन बहुत बिगड़ जाए, हार्ट फेलियर में चला जाए, शंट बंद हो जाए, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फॉलोअप केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फॉलोअप केयर के दौरान इकोकार्डियोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियली ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हर महीना या हर 15 दिन में फॉलोअप आने की ज़रूरत है। आप हर महीना या हर 2 महीने या 3 महीने में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आ सकते हो। उसके बाद आप 3 से 6 महीने में एक बार फॉलोअप केयर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केस में एटलीस्ट 3 से 6 महीने में एक बार एटलीस्ट फॉलोअप करना ज़रूरी है। 3 से 6 महीने में एटलीस्ट हार्ट का एक बार स्कैनिंग या इकोकार्डियोग्राफी हो जाए तो अच्छा है। जो पेशेंट्स कई सालों से स्टेबल है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है वो एटलीस्ट 6 महीने में 1 साल में डॉक्टर को एटलीस्ट दिखाते रहे और एटलीस्ट साल भर में एक बार हार्ट का स्कैनिंग कराते रहे तो काफ़ी सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। कभी कभार कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, कभी कभार कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म हार्ट के कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज़ यानी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है। तो ये चीज़ों को यदि आप फॉलोअप करते रहेंगे, स्कैनिंग करते रहेंगे, ईसीजी करते रहेंगे, इको करते रहेंगे तो ज़्यादातर केस में दिक्कत नहीं आएगी। रहा सवाल मेडिसिन का, हर व्यक्ति जिसकी सर्जरी हो गई हो सबको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाती है। इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में खून पतला करने की दवाई प्लस एंटीबायोटिक यानी कीटाणुनाशक दवाई ये सब दिया जाता है और थोड़ी बहुत हार्ट फेलियर की मेडिसिन भी दी जाती है। उसके बाद जैसे जैसे फॉलोअप में पेशेंट आता रहता है और आप देखते हो कि पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन ठीक है, हार्ट फेलियर में नहीं गया है, जो आपने सर्जरी की वो परफेक्टली हो गई है और उसमें कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट वैल्व में नैरोइंग बच तो नहीं गई है या कोई सिग्निफिकेंट नैरोइंग को हटाने के टाइम वैल्व में लीकेज वगैरह तो नहीं हो गया है,
यदि कोई ऐसा इशू होता है तो वैसे पेशेंट्स में लंबे समय तक दवाई देनी पड़ती है। यदि सब कुछ स्टेबल है और कोई दिक्कत नहीं है और कोई हार्ट फेलियर नहीं है तो काफ़ी केसेस में दवाई पूरी तरह से बंद भी की जा सकती है, लेकिन दवाई कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है ये केस टू केस वेरी करता है और इसके लिए आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते समय थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि पोस्ट ऑपरेटिव टेट्रालॉजी फेलो वाले पेशेंट्स में नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करने में या इवन एक्सरसाइज करने में या अपना जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादातर लोग सब अपना काम कर सकते हैं। कभी कभार किसी व्यक्ति को यदि अगर हार्ट फेलियर है या हार्ट का पंप क्षमता खराब है या कोई डेंजरस रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वैसे में थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वैसे में कभी कभार कंडीशन बिगड़ भी सकती है। तो वैसे केस में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ेगी और यदि कोई प्रॉब्लम है तो टाइम टू टाइम उसका सही तरह से ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा और कोई जॉब रिस्ट्रिक्शंस अगर डॉक्टर आपको बोलता है तो करना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये जानने के लिए कि पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है या जॉब कैपेसिटी कितनी है, वो देखने के लिए आप हर साल 2 साल 3 साल में एक बार ट्रेडमिल टेस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि हार्ट का स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसमें एक एफर्ट टॉलरेंस जज करने के लिए आप पेशेंट को पट्टे पे दौड़ाते हैं और इसके दौरान पेशेंट की ओवरऑल स्टैमिना कितना, एफर्ट टॉलरेंस कैसा है, चलने या दौड़ने के दौरान हार्ट फेलियर की कोई सिम्टम्स आ तो नहीं रहे, कोई रिदम प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आप जज कर सकते हो। हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर साल ट्रेडमिल कराना ही पड़ेगा, पर मेरा एटलीस्ट ये मानना है कि हर 2-4 साल में एक बार ट्रेडमिल कर लें तो थोड़ा ज़्यादा सेफ हो जाता है, खासकर तब जब आपको ये डिसाइड करना है कि पेशेंट को कितना फिजिकल एक्टिविटी अलाउ करना है या आपको ये डिसाइड करना है कि पेशेंट कोई जिम के लिए या विगरस एक्सरसाइज या विगरस ट्रेनिंग के लिए फिट है या नहीं, या प्रेगनेंसी के लिए फिट है या नहीं। ये सारे सिचुएशंस में आप एक बार ट्रेडमिल टेस्ट करके देख लोगे तो एटलीस्ट पेशेंट का स्टैमिना और एफर्ट टॉलरेंस पता चल जाता है। जहाँ तक सवाल है डाइट और न्यूट्रिशन की, ज़्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव टेट्रालॉजी फेलो पेशेंट्स में अनलेस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो वो अपनी नॉर्मल लाइफ ले सकता है, नॉर्मल खाना खा सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं होती, तो जो नॉर्मल व्यक्ति की डाइट होती है वैसा खा सकते हैं। हालांकि यदि आप लो कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट खाएंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, आपको दूसरे तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पर ऐसा कोई कंपलसरी इस बीमारी में एटलीस्ट नहीं है। हाँ, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप रखें तो कोई मना नहीं करेगा आपको, पर कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के हिसाब से आपको ज़्यादा पौष्टिक खाना, ज़्यादा बैलेंस्ड खाना, ज़्यादा फल सब्जियां खाना, विटामिन मिनरल्स वाली चीज़ें खाना, ये सारी चीज़ें एडवाइस की जाती है ताकि बॉडी में कंपैरेटिवली ताकत रहे, बॉडी का न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो, बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर में ना जाए पेशेंट, और कभी कभार अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो हीलिंग के लिए प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स ये सब सही मात्रा में रहे, ताकि अगर पेशेंट को दोबारा कोई सर्जरी वगैरह की आवश्यकता हो तो उसे सही तरह से मैनेज किया जा सके। प्रेगनेंसी का जहाँ तक सवाल है, पोस्ट ऑपरेटिव टेट्रालॉजी फेलो वाले पेशेंट में अगर आपने करेक्टिव सर्जरी कर दी है और अगर पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है, पेशेंट का पंप फंक्शन अच्छा है, तो ज़्यादातर पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जीने में या प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादातर पेशेंट आराम से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, पर इसमें शर्त ये है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको एक इकोकार्डियोग्राफी हार्ट का कर लेना चाहिए। अगर प्लान प्रेगनेंसी हो तो स्ट्रेस टेस्ट भी करके देख लीजिए, ये देखने के लिए आपका एफर्ट टॉलरेंस कैसा है। यदि सारे फैक्टर्स ठीक है और पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है, स्टैमिना अच्छा है, हार्ट फेलियर नहीं है और बहुत कोई सिग्निफिकेंट मेडिसिन की उसको आवश्यकता नहीं है, तो वैसे केस में आप इजीली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, ज़्यादातर पेशेंट में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि अगर पेशेंट को कोई रेसिडुअल प्रॉब्लम है, पूरी करेक्टिव सर्जरी नहीं की गई है, पेशेंट को हार्ट फेलियर है, या मान लीजिए सिर्फ पैलेटिव सर्जरी की गई, सर्जिकल फुल करेक्शन छेद को बंद करना वगैरह किया ही नहीं गया है, तो वैसे केस में प्रेगनेंसी प्लान करना काफ़ी मुश्किल है और वैसे केस में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे हर केस को एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लेना आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या पेशेंट को उतनी डिटेल्स पता ही नहीं होती कि सर्जरी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से टाइप की सर्जरी हुई है, कंप्लीट करेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें कई बार पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को पता ही नहीं होती है और वो कई बार बोलते हैं साहब पुराना कागज़ खो गया है और भी पता ही नहीं क्या हुआ था। ये हमारे साथ बहुत कॉमनली होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स या बच्चे कई बार जब आते हैं कि हमारा 20 साल पहले सर्जरी हुआ था, तो उनके पास एक भी कागज़ भी नहीं होता है। लोग बहुत ज़्यादा केयरलेसली इसको लेते हैं और बहुत सारे केस में, हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट ये होता है कि पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर आते हैं बिना कोई कागज़ लिए। अब वैसे केस में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जानना कि उस टाइम पे बीमारी भी एक्चुअल में क्या थी और क्या कंपोनेंट्स थे, उसकी क्या सर्जरी हुई। पेशेंट ज़्यादातर ये बोलता है कि कागज़ तो सारे खो गए। अब ये बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में अगर पुराने कागज़ अवेलेबल रहेंगे तो डॉक्टर को मैनेज करना काफ़ी ईजी होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की आज के डेट में सर्जरी हो रही है तो वो जान के मान के रखे कि कागज़ जो है सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी भर इसको संभाल के रखिए, क्योंकि कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है।
इमोशनल लाइफ और सोशल लाइफ की अगर बात करें तो इस व्यक्ति को ज़्यादातर केस में थोड़ा बहुत पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। मोस्टली कोई दिक्कत नहीं आती है, सोशल लाइफ में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, अगर किसी पेशेंट को रेसिडुअल हार्ट फेलियर है या प्रॉपर कोई डाइट या केयर की ज़रूरत है तो उसकी फैमिली और उसकी सोसाइटी अगर उसको हेल्प करते रहे, केयर करते रहे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक सवाल है करियर और लाइफस्टाइल चॉइसेस का, करियर के हिसाब से आप ज़्यादातर हर तरह के ऑक्यूपेशन कर सकते हो। फिर भी यदि आपको रिदम रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या आपको एफर्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम आपका आ रहा है, सर्जरी बहुत लेट हुई है, तो वैसे केस में ऐसा एडवाइस किया जाएगा कि आप बहुत अग्रेसिव ऑक्यूपेशन, बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज वाली एक्टिविटीज़ या कोई हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जैसे ट्रेन चलाना, प्लेन चलाना, ट्रक चलाना, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में कई बार अनकॉन्शियसनेस वगैरह होने का चांस हो सकता है। पर ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर सर्जरी काफ़ी साल पहले हो चुकी है और उनका हार्ट का इको काफ़ी हद तक नॉर्मल है या उनका ओवरऑल पंप क्षमता ठीक है या उनका एफर्ट टॉलरेंस ट्रीटमेंट में टेस्ट कर चुके हैं बिल्कुल ठीक है, तो वैसे लोग को कोई भी जॉब लेने में दिक्कत नहीं आएगी और फिजिकल फिटनेस के हिसाब से उनको पूरी तरह से स्टेबल माना जा सकता है। ओवरऑल जॉब फिटनेस में ज़्यादातर पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी ये है कि एक बार जॉब फिटनेस अगर किसी की लगती है तो आप डॉक्टर से जाके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आपकी शारीरिक क्षमता वगैरह ठीक है, इको ठीक है, तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अपने हिसाब से अपना चॉइस का करियर ले सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। इवन पार्टी में जाना, सोशल लाइफ नॉर्मल मेंटेन करना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी आउट करना, ये सब चीज़ों में भी कोई खास दिक्कत नहीं आती है यदि किसी व्यक्ति का सर्जरी हो गया है तो। यदि सर्जरी नहीं हुआ है या पार्शियल या पैलेटिव सर्जरी हुआ है तो फिर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को डॉक्टर से डिस्कस करके ही देखना पड़ेगा और अगर हार्ट फेलियर है तो फिर उसके हिसाब से प्रॉपर हार्ट फेलियर का थेरेपी लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म आउटलुक इस तरह का पेशेंट का ये है कि ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट लगभग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। नॉर्मल से अगर 5-7 वर्ष आप मान सकते हो उनका ओवरऑल सर्वाइवल कम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का सर्जरी ठीक टाइम पे हो गया, यानी जन्म से 2-4-5 साल में सर्जरी हो गई है और उसका हार्ट सर्जरी होने के पॉइंट तक परमानेंट कोई डैमेज नहीं हुआ था, हार्ट में कोई डायलेशन या हार्ट की दीवार मोटे होने या इस तरह के कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुए थे, तो वैसे केस में लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं है कि व्यक्ति का सर्वाइवल लगभग नॉर्मल होगा। अगर व्यक्ति को परमानेंट डैमेज हो चुका है और सर्जरी बहुत लेट हुई है, यानी टॉफ के पेशेंट की सर्जरी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी हुई है, तो वैसे केस में डेफिनेटली हार्ट में डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है और वैसे केस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन पूरी तरह नॉर्मल नहीं रहता। इसमें से कुछ पेशेंट्स आप मान के चलिए कि नॉर्मल लोग 80 साल जीते हैं तो वो 50-60 साल तक जी सकते हैं, कुछ 10-20 साल कम हो जाएगा। केस टू केस वेरी करेगा कितना आपका डैमेज हो चुका है, हार्ट को किस एज में सर्जरी करी और उस समय तक हार्ट की कंडीशन कैसी थी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैसा है। यदि ठीक टाइम पे सर्जरी हो गई और परफेक्ट सर्जरी हो गई और पेशेंट का पंप क्षमता या ट्रेडमिल सब कुछ आपने चेक किया, वो सब कुछ अच्छा है, तो पेशेंट का सर्वाइवल लगभग नॉर्मल होगा और कोई उनको दिक्कत ज़िंदगी भर नहीं आई। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जिनको टेट्रालॉजी ऑफ फेलो की सर्जरी की गई है, उनका लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा होगा, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होगी, उनकी मेडिकेशन, उनकी फॉलोअप केयर, उनका प्रेगनेंसी या उनका ओवरऑल जॉब रिलेटेड इश्यूज़ क्या आ सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने बात करी ताकि ओवरऑल एक फ्यूचर के हिसाब से पेशेंट को एक आइडिया मिल जाए कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलो के पेशेंट की यदि अगर सर्जरी हुई है तो क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकता है, उसका लॉन्ग टर्म आउटकम कैसा होगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। टेट्रालॉजी ऑफ फेलो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या इशू आते हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया, ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।